दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले आप सबको याद होगा कि हमने स्वीडन के बारे में डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि स्वीडन जो है वो नेटो की मेंबरशिप चाहता है, बट टर्की बार-बार उसकी मेंबरशिप को ब्लॉक कर देता है और उन दोनों कंट्रीज के आपस में रिलेशन ठीक नहीं है। तो अभी उसी कड़ी में एक नई अपडेट ये आई है कि अब जो है टर्की ने नेटो की मेंबरशिप के लिए यस कह दिया है और इसीलिए स्वीडन जो है बहुत जल्दी नेटो का मेंबर बनने वाला है। बट आज ना इस वीडियो के अंदर में हम ये नहीं देखेंगे कि नेटो क्या है या ये नहीं समझेंगे कि वो पूरी वो वाले जोन की पॉलिटिक्स क्या है, स्वीडन, फिनलैंड क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, नेटो क्यों इन्होंने कर लिया है और रशिया क्यों नाराज हो जाएगा। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। अगर आपको ये सारी चीजें समझनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप जाकर के उसको देख लेना। आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं ना टर्की के बारे में। टर्की जो है ना वो सबसे इंटरेस्टिंग कंट्री है पूरे नेटो के अंदर में। देखो, हमें ऐसा लगता है ना कि टर्की की स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है, इसी की वजह से टर्की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेटो का। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में टर्की जो है वो नेटो के लिए एसेट नहीं है बल्कि लाइबिलिटी है। वो एक बर्डन सा है टर्की नेटो के ऊपर। और इसी वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि आखिर टर्की क्यों नेटो के ऊपर एक बर्डन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन इतनी अच्छी होने के बावजूद भी वो उसका फायदा क्यों नहीं उठा पाता है। इस बात को आज हम इस वीडियो के अंदर में समझने वाले हैं। देखो, नेटो भी ना बहुत ज्यादा परेशान रहता है टर्की से। अगर आप एनालाइज करोगे तो आप इतना समझ लो कि नेटो अगर कह रहा है ना कि चलो ईस्ट में चलते हैं, तो टर्की का स्टैंड ये होता है कि नहीं, मैं तो वेस्ट में जाऊंगा। तो ऐसा कुछ करके टर्की का स्टैंड है और इसीलिए नेटो और टर्की में आपस में हमेशा खिंचाव रहता है। तो इस वीडियो के अंदर में उस पूरी नेटो और टर्की की पॉलिटिक्स को हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है दी आईएसएफ टीम की तरफ से, दैट दी आईएसएफ टीम हैज ब्रॉट इट्स अचीवर्स बैच। और इस अचीवर्स बैच में 100 स्टूडेंट्स को पिक किया जाएगा एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर। ये पूरा बैच एमके सर एंड टीम की गाइडेंस में चलेगा। प्लस जो 100 स्टूडेंट्स होंगे वो डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट करके मेंटरशिप ले सकते हैं और 60% तक का स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा उन बच्चों को। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो या इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उस पर जाकर के क्लिक कर दीजिए। आपको दी आईएसएफ टीम रीच आउट कर लेगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ टर्की। देखो, टर्की की स्ट्रैटेजिक लोकेशन तो नो डाउट बहुत ही अच्छी है। अगर आप टर्की की लोकेशन देखोगे तो मैप में ये बीचों बीच रेड वाला पार्ट है, ये टर्की है। और यहां से अगर आप देखोगे तो इसको एशिया में भी एक्सेस है, इसको यूरोप में भी एक्सेस है, इसको मिडिल ईस्ट में भी एक्सेस है, प्लस इसके पास अफ्रीका में भी एक्सेस है। तो इसलिए ये इतनी बटरी लोकेशन है और इसीलिए नेटो ने, हमें लगता है ऐसा कि नेटो के लिए बहुत स्ट्रांग होल्ड पॉइंट है टर्की। अब नेटो का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? रशिया है। अब अगर आप दूसरी पोजीशन देखोगे टर्की की, तो रशिया के पास कौन सा लोकेशन है इंटरनेशनल वाटर्स में आने के लिए? ब्लैक सी। और वहां से रशिया को बोस्फोरस स्ट्रेट हो करके, वो सी ऑफ मार्मरा क्रॉस करके, और फिर यहां से वो मेडिटेरियन सी की तरफ जाएगा। मतलब वो यूरोप में अपना जितना धंधा करता है, जितना ऑयल भेजता है, वो कहां से भेजेगा? वो इसी बोस्फोरस स्ट्रेट के थ्रू ही पास होगा रशिया का। तो इसलिए बोस्फोरस स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए। बट बोस्फोरस स्ट्रेट पे कौन बैठा हुआ है? बोस्फोरस स्ट्रेट पे टर्की बैठा हुआ है। और इसीलिए टर्की की स्ट्रैटेजिक लोकेशन तो बहुत ही, नो डाउट, बहुत ही अच्छी है। और इसीलिए नेटो ने यही समझा था कि टर्की जो है, जब तक वो यहां पर बोस्फोरस स्ट्रेट को कंट्रोल करता रहेगा, तब तक नेटो का स्ट्रांग होल्ड इस बोस्फोरस स्ट्रेट पर हमेशा बना रहेगा। बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। आपको थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है। अब देखो, टर्की जो है ना नेटो की पॉलिसी से बिल्कुल अलग चलता है। टर्की की अपनी कुछ पॉलिसीज हैं और अगर आप टर्की की पॉलिसीज देखोगे तो उसकी नेबरिंग कंट्रीज से ही उसके बहुत सारे पंगे हैं। आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं टर्की के और कितने फ्रंट्स पे टर्की जो है कभी भी वॉर लड़ सकता है, या हर फ्रंट पे उसका कोई ना कोई इशू हमेशा है। सबसे पहला इशू तो उसका सबसे अपनी नेबरिंग कंट्री यानी कि ग्रीस से है। और खास बात यह है, हंसी आएगी आपको सुनकर के, कि ग्रीस भी एक नेटो मेंबर है। अब इससे क्या इश्यूज हैं? इससे वही आइलैंड के इश्यूज हैं। ये जो छोटे छोटे पार्ट देख रहे हो ना आप आइलैंड्स के, इस पर एक्चुअली में ग्रीस का कब्जा है। इनको एगन आइलैंड्स कहते हैं क्योंकि ये एगन सी में है। अब टर्की ये मानता है कि जो आइलैंड्स हैं ये ग्रीस के नहीं है बल्कि ये टर्की के हैं। टर्की के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि वो अपने पास से निकल ही नहीं पाया है। जो टर्की एक बहुत स्ट्रांग होल्ड, बहुत सेंटर पॉइंट हुआ करता था ऑटोमन एम्पायर का, तो उसको लगता है कि आज भी उसी ऑटोमन एम्पायर के हिसाब से उसके पास उतनी लैंड होनी चाहिए, उतना पावर होल्ड करना चाहिए इस पूरे रीजन में, एक पावर ब्लॉक होना चाहिए टर्की का। बट एक्चुअल में पॉलिसीज बिल्कुल आइसोलेटेड पॉलिसीज हैं और इसीलिए टर्की हर जगह मात खा जाता है। तो बेसिकली इन आइलैंड्स के ऊपर टर्की अपना कब्जा चाहता है और टर्की का ये कहना है कि जो ग्रीस है ना, ये इन आइलैंड को इसलिए कवर कर रहा है क्योंकि इन आइलैंड के थ्रू वो अपना ईईजेड यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ाना चाहता है और बाकी सारे एरिया पर कंट्रोल करना चाहता है। तो इसलिए ग्रीस के साथ जो है लगातार टर्की का खिंचाव रहता है, लगातार इश्यूज चलते रहते हैं। और ग्रीस भी नेटो मेंबर है, टर्की भी नेटो मेंबर है और नेटो के लिए इसीलिए टर्की बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। एक लाइबिलिटी तो यहां पर है, दूसरा फ्रंट उसने नीचे ही खोल रखा है अपनी दूसरी नेबरिंग कंट्रीज से, यानी कि साइप्रस से। अब साइप्रस का ये नॉर्थ वाला पार्ट है ना, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, इसको टर्की ने जबरदस्ती इलीगली कब्जा कर रखा है। अब साइप्रस और बाकी नेटो कंट्रीज भी टर्की के इस क्लेम को नहीं मानती, बट टर्की इस क्लेम को खुद सपोर्ट करता है और कहता है कि नहीं, ये हमारा ही पार्ट था, ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे हमारा था और ये हमारा होना चाहिए, और इसीलिए उसने इलीगली कब्जा कर रखा है। तो साइप्रस,
ग्रीस, दोनों कंट्रीज मिल करके टर्की के खिलाफ है यहाँ पर। और साइप्रस जो है वो ईयू का पार्ट है, इस बात को आप याद रखना, यूरोपियन यूनियन का। तो यूरोपियन यूनियन का भी बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। अब आप यूरोपियन यूनियन को, तो यूरोप में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी आपको पता ही होगा, उसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन का भी इस पर काफी ज्यादा टर्की के ऊपर प्रेशर रहता है। तो ग्रीस हो गई एक फ्रंट पर, दूसरे फ्रंट पर साइप्रस हो गई। अब तीसरा फ्रंट कैसे खोल रखा है टर्की ने, उसको समझना। तीसरा फ्रंट टर्की ने कहां खोल रखा है, वो मिडिल ईस्ट वाले रीजन में खोल रखा है। अब ये जो आपको ऑरेंज वाला पार्ट दिख रहा है, ये एक्चुअली में कुर्दिश पॉपुलेशन इस पार्ट में रहती है। और ये पार्ट सिर्फ टर्की के अंदर में नहीं है, इसका कुछ हिस्सा सीरिया में है, कुछ इराक में है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये कुर्दिश पॉपुलेशन सिर्फ टर्की में नहीं बल्कि सीरिया, इराक, कुछ पार्ट ईरान में भी रहते हैं ये लोग। और इन सारे कंट्रीज से वो अलग अलग वो पार्ट निकाल करके एक पूरा कुर्दिस्तान बना देना चाहिए जहां पर सिर्फ कुर्द लोग रहेंगे। अब टर्की के लिए ये बहुत ज्यादा समस्या वाली बात है, और इसीलिए कुर्दिस्तान के मूवमेंट को सबसे पहले जो खिलाफत करता है टर्की करता है। और टर्की उस कुर्दिस्तान के मूवमेंट को दबाना चाहता है। वो हमेशा एक डर में रहता है कि कहीं कुर्दिस्तान एक अलग स्टेट ना बन जाए, एक अलग कंट्री ना बन जाए। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजिकली ये वाला जो लोकेशन है ना, ऊपर वाला पार्ट, ये टर्की के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कल इराक वाली वीडियो में बताया था कि दो नदियां, यानी कि यूफ्रेट्स और टिग्रिस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं, काफी ज्यादा पानी होल्ड करती है दोनों नदियां। और ये जो ओरिजिनेट होती है ना, ये टर्की के उसी वाले पार्ट में होती है जहां पर कुर्द पॉपुलेशन रहती है। और इसीलिए इसको लेकर के कुर्दिश वाला जो फ्रंट है वो खुला हुआ है, जहां पर कुर्दिश लोगों से, अपनी ही कंट्री में टर्की के कुर्दिश लोगों से इसके इश्यूज हैं। मतलब एक सिविल वॉर जैसा भी सिचुएशन हमेशा टर्की के अंदर में रहता है। 2016 में आपको याद होगा कि टर्की में एक मिलिट्री coup की भी कोशिश की गई थी, और उसके लिए टर्की किसको जिम्मेदार मानता है? उसके लिए टर्की जिम्मेदार मानता है इराक को, सीरिया को। इन कंट्रीज को उसके लिए जिम्मेदार मानता है कि यहाँ की कुर्द पॉपुलेशन जो है वो निकल करके आकर के टर्की में घुसी थी इलीगली, और फिर ये पूरा मूवमेंट इन्होंने खड़ा किया था। हमारे यहाँ के लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है। तो सीरिया से भी पंगा है, इराक से भी पंगा है। और ये सिर्फ कुर्दिस्तान के मूवमेंट को लेकर कुर्द लोगों से पंगा नहीं है, बल्कि सीरिया और इराक की बाकी पॉपुलेशन से भी पंगा है। क्यों? पूरे पूरे ये जो इराक, मेनली इराक के लोग और सीरिया के लोग ना टर्की से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। रिलीजन की वजह से नहीं चिढ़ते हैं, टर्की की हरकतों की वजह से चिढ़ते हैं। अब इसमें आप देखोगे ना, मैंने आपको कल भी बताया था कि टर्की ने क्या किया है कि मेन वाली जो रिवर है यूफ्रेट्स, जो इराक सीरिया से होते हुए इराक में जाती है, उस यूफ्रेट्स रिवर के ऊपर ही 14 से 15 बहुत बड़े बड़े डैम्स बना दिए हैं। एक बहुत बड़ा इसका ऑटो टर्क डैम है जो यहाँ पर बना हुआ है। वो डैम इतना बड़ा है उसका रिजर्वॉयर कि उसको 1 महीना लगता है पानी भरने में। अब टर्की इसकी वजह से क्या करता है कि जो मेनली वाटर है वो अपनी कंट्री में ही रोक लेता है 80%, 80 से 90% पानी। तो अब वो पानी अगर आपने 80-90% वहीं अपनी कंट्री में रोक लिया, तो बाकी सीरिया में कितना ही पानी बचेगा और इराक में कितना ही पानी जाएगा। तो वाटर वॉर भी टर्की के पास है, और इसीलिए टर्की का वाटर को लेकर के सीरिया से भी पंगा है, इराक से भी पंगा है। तो यानी कि दूसरा फ्रंट टर्की ने अपने दूसरी नेबरिंग कंट्रीज यानी कि सीरिया और इराक से खोल रखा है। पहला फ्रंट हुआ ग्रीस वाला, साइप्रस वाला। दूसरा फ्रंट हो गया इराक और सीरिया वाला, मिडिल ईस्ट में। ना एक बात तो आप सबको क्लियर होगी ना सबके दिमाग में कि नेटो का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। नेटो का सबसे बड़ा दुश्मन एक कॉमन आदमी बता देगा कि अभी फिलहाल रशिया है, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेट किया है। अब टर्की ने क्या किया? टर्की नेटो मेंबर होने के बावजूद रशिया से टर्की ने एक डील कर ली S-400 मिसाइल सिस्टम की। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ये डील करने के बाद खासा तौर से नेटो के जो मेंबर्स थे उसने इसको अपोज किया जब ये न्यूज में आया। और टर्की ने वो, लेकिन वो डील साइन कर ली, और ये डील अभी भी इन टॉक्स है, मतलब अभी चल रही है। अभी पूरा साइनिंग और सारे चीजें एक्सचेंज नहीं हुई हैं, बट अभी इन प्रोसेस है, और ये अभी हुआ है 2023 के अंदर में। तो टर्की नेटो का मेंबर होने के बावजूद नेटो की पॉलिसीज पे नहीं चल रहा, रशिया के अगेंस्ट नहीं जा रहा, बल्कि रशिया से ट्रेड कर रहा है। और ऐसा टर्की करता रहता है, वो रशिया से शुरू से हमेशा से ट्रेड करता रहता है। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता नेटो की पॉलिसीज से, उसकी अपनी पॉलिसीज है, और वो खुद को ही इतना आइसोलेट कर चुका है कि अब वो नेटो के ऊपर एक लाइबिलिटी सच में बन गया है। अब जब S-400 सिस्टम, मिसाइल सिस्टम उसने खरीदा, तो इससे उसकी नेबरिंग कंट्रीज बहुत परेशान हो गई। एक तो वैसे ही वो इश्यूज में है टर्की के साथ। अब S-400 मिसाइल सिस्टम का अगर आप रेंज देखोगे ना पूरा, तो वो 400 किलोमीटर का है। और टर्की की जितने दुश्मन कंट्रीज हैं जैसे कि सीरिया, इराक, वो सब उसके अंडर में आती हैं। साइप्रस, ग्रीस का आधा पार्ट, वो सब आता है, जो वो सब टर्की के इस पूरे रेंज में, S-400 के रेंज में आता है। और जैसे ही रशिया से ये डील टर्की की हो जाएगी, बाकी की कंट्रीज बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी। तो इन कंट्रीज ने रिक्वेस्ट किया है नेटो को कि आप टर्की को रोकिए ये करने से। और इसीलिए टर्की जो है ना, तो इतना ज्यादा उलझा रहता है अपनी नेबरिंग कंट्रीज के ही परेशानियों में, उन्हीं के वॉर में, कि वो क्या हेल्प करेगा नेटो की। नेटो चाहता है सिंपल, उसको सॉर्टेड कंट्रीज चाहिए, लाइक स्वीडन, लाइक फिनलैंड, जिन्होंने कभी 200 साल से युद्ध नहीं किया। बट अगर युद्ध होता है जहां पर नेटो इन्वॉल्व होता है, तो वहां पर स्वीडन से रिक्वेस्ट कर सकता है ना, तो स्वीडन अपनी आर्मी भेज देगा वहां पर हेल्प करने के लिए। टर्की क्या हेल्प करेगा? जब टर्की खुद ही अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज के वॉर में उलझा रहेगा, तो वो नेटो के लिए कैसे एसेट साबित होगा? वो नेटो के लिए लायबिलिटी साबित होगा, बल्कि वो नेटो को बहुत इनएविटेबल वॉर्स में भी घसीट सकता है। तो दिस इज द रीजन नेटो कंसिडर्स टर्की एज बर्डन, नॉट एज स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।